सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगा, सब सही से चल रहा होगा। आ चुके हैं हम आज आपके साथ एक नई वीडियो लाकर, जिसमें क्लास 11th के सैम्पल पेपर हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की काफ़ी शिकायत रहती है, सर एक चीज़ हमें प्रॉब्लम आती है। मैं बोलता हूँ कहाँ सर, 12th के ना सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं, बट ना दिक्कत हमें कहाँ पे होती है, जो क्लास 11th के ना हमें ब्लूप्रिंट मिलता है, ना सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। हमें कम से कम ये तो आइडिया लगे कि पेपर कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके बाद में प्लीज़ थोड़ा हमें गाइड कर दो, है ना। काफ़ी आप लोगों की शिकायत थी, तो यार आप लोगों का अगर कोई नहीं सोचेगा तो मैं तो हूँ ना, राइट। हमारा जो शिवम जौहर चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर क्लास 11th का, ठीक है। और करेंगे कैसे, मैं आपको ऊपर से थोड़ा आइडिया देते जाऊंगा, बाकी आपको सॉल्व खुद करना है। एंड अगर आप बोलोगे तो इस पर अलग से वीडियो बना लूंगा जिसमें हम सबको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल तो आप सबने फॉलो किया हुआ है, वहाँ पे मैं इसके आंसर्स पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको एक लर्निंग की तरह लेना है, बिकॉज अगर लर्निंग की तरह लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधा। तो आपको आई होप पता ही होगा कि आपकी जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो और स्टैट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो हमने करना क्या है, हमने 40 मार्क्स की हमें आनी है स्टैट्स, और 40 मार्क्स की आपको आनी है माइक्रो, राइट। तो आपको पेपर कैसे सेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आओ सीधा इस पे आते हैं। पहला सेक्शन ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहले एमसीक्यूज आएंगे थोड़े, एंड देन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले 1 मार्क्स आपको पेपर में आएगा और सेम पैटर्न पे आएगा। देखो एक चीज़ बता दूं, जो क्लास 12th का ब्लूप्रिंट होता ना, सेम बेसिस पे 11th का भी रहता है। बट क्या होता है कि क्लास 11th के पेपर क्योंकि स्कूल में होते हैं, तो देखो कुछ सीबीएसई स्कूल्स होंगे वो क्लास 12th का ही फॉलो करेंगे, जो बेटर रहता है, और एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस वही है। अब जैसे डीएवी बोर्ड है वो भी सीबीएसई का ही फॉलो करता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती। बट कुछ स्कूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं। तो अगर अपनी मर्जी से भी कर लेंगे तब भी हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 11 देखा जाए तो स्कूल के हाथ में होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं, ये ब्लूप्रिंट कॉमन है जो मैक्सिमम स्कूल्स में आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मीन्स 99% स्कूल्स में यही आएगा। अब 1% स्कूल में एक्सेप्शन हो सकती है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो चलिए आते सीधा। फर्स्ट वन कौन सा मेथड है, अरिथमेटिक मीन का? तो तीनों मेथड है, कार्ल पियर्सन नहीं है। देन सिंपल कोफिशिएंट कोरिलेशन का बताओ, रेंज क्या होती है? तो आई थिंक आपको पता होगी -1 से लेके +1 तक। इफ r = 0 तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब r = 0 है यानी कि कोरिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब कोरिलेशन 0 होता है उसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो रिलेशन क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। देन 5th क्वेश्चन, फॉर्मूला बताओ लेस्पेर मेथड का या फिशर मेथड का। इजी है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस्पेर किसके बेसिस पे चलता है? बेस ईयर के बेसिस पे चलता है। तो फॉर्मूला लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे P1/P0, ठीक है, Q0, और यहाँ भी आ जाएगा Q0 × 100। ये मैंने लेस्पेर का बता दिया। और फिशर का क्या होता है? अंडर रूट अगर हम करें लेस्पेर और पास्चे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत चांसेस दिखने के लिए, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको एक ना केस स्टडी टाइप गिवन होगा और आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे उसके बेसिस पे। तो इसमें आपको प्रायर नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रायर नॉलेज मीन्स यहाँ से तो आप इन्फॉर्मेशन लोगे और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें चाहिए होगी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो डेटा आप रीड कर लेना, मैं क्योंकि ये फाइल जो है ना मैं टेलीग्राम पे है आपके साथ शेयर कर दूंगा। 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। तो मैं फाइल ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। 1 सेकेंड, यार हैंग क्यों हो रहा है? चलिए, हाँ, तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो कौन सा डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर? प्राइमरी डेटा। अगर मैगजीन से डेटा ले रहे हो वो सेकेंडरी डेटा होता है। कौन सा डेटा मोर रिलायबल है? आपको पता है प्राइमरी डेटा जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो अगर आप ऊपर से बढ़ के करोगे तो 1-2 तो क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, 1-2 आपको अपनी लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा। देन गुड क्वेश्चन का कौन सा अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, ये अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक है, क्वेश्चनिंग क्वेरी के रिलेटेड हो, ये भी सही है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए आंसर, ठीक है। मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा, ऊपर से बस बता रहा हूँ। फिर कह रहा है जब हम क्लैरिफाई करते हैं डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको आता होगा। देन आते हैं मीडियन निकालो। तो बेटा मीडियन निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो आप क्या करोगे, पहले एक CF बनाओगे, ठीक है ना। ये 3, ये 7, ये 22, 28, देन 36। फिर बेटा फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में कौन सा लगाते हो, देन आप प्रोसीड कर दोगे। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है।
देन मीन पे क्वेश्चन आया कि मेरिट्स बताओ और डीमेरिट्स बताओ मीन के, तो ये भी आपका निकल जाना चाहिए 3 मार्क्स का। अदरवाइज इजी से अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, ये आपको x गिवन है, ये आपको f गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से fx निकाल लो, ठीक है, यहाँ से आप fx निकाल लो, ठीक है, और फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा fx अपॉन f, तो इससे आपका x डैश आ जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा। मीन को आई होप आपको पता होगा x डैश से डिनोट करते हैं। आप लोगों से कौन सा मेथड लगाना है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, गिवन नहीं है। और जब आपको क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे ना, तो 90% चांस है कि हो सकता है कि वो मेथड को मेंशन ही ना करें, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड इजी होता है, वो लगा लिया करो, क्वेश्चन आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जन बड़ा इजी क्वेश्चन है, या तो आप पाई डायग्राम सीख लो बनाना, या फिर आपका अगला क्या है, आपको बनानी पड़ेगी टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। देन आते हैं ऊपर, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, एक्स वाई का कोरिलेशन निकालना है। ये बेसिकली बात करें कार्ल पियर्सन की, ठीक है। तो आपको कार्ल पियर्सन से निकालना है, कोई भी फॉर्मूला पुट कर लेना, आंसर आपका निकल जाएगा। देन बेटा ये आपसे मोड पूछ रहा है, देखो 4 मार्क्स में आया। मोड कितना ईजी क्वेश्चन है, मोड इज नॉट एट ऑल टफ, ठीक है ना। तो मोड है ईजी है, राइट, और कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ नहीं करना बेटा, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो इस बार क्या है मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि सिलेबस कम है ना, तो मीन, मोड, मीडियन, देन आपका कोरिलेशन एंड देन इंडेक्स नंबर, बेटा इनमें ना न्यूमेरिकल आपको पक्का आना ही आना है, ठीक है। तो आपके सामने क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर टफ था जो कट हो चुका है, तो आपको ये आना ही आना है। जब ये आना ही है, ये पक्की बात है, 100% है, तो क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाने हैं। न्यूमेरिकल ईजी है, और मीन में भी ना आपको सिर्फ अर्थमेटिक मीन के करने, ज्योमेट्रिक मीन कट हो चुका है सिलेबस से, ठीक है जी। हाँ जी सर, समझ आ गया, ठीक है। ए पार्ट था, देन बी पार्ट आपको गिवन है, पढ़ लेना, ईजी है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आए हैं सुटेबल पॉलिसीज़ के लिए, इसकी 2 एग्जाम्पल बताओ तो ईजी है, आपका निकल जाएगा। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला बेटा, न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके सामने देख लो। आपको क्वेश्चन है वो लेस्पेयर मेथड का, ठीक है, लेस्पेयर का, देन पास्चे का, देन फिशर का। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुकना बस, हल्का सा ना, जी चलिए। तो बेटा लेस्पेयर का, पास्चे का और फिशर का ईजी है। लेस्पेयर का मेथड आपको मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता भी होगा। क्या फॉर्म होता है बताइए ज़रा। सर फॉर्मूला पूछ रहे हो, इतना ईजी तो है, नीचे P1 अपॉन P0 और इनका बेस लेके हम कर लेंगे, ठीक है। इधर Q0 उधर Q0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्टिल करना, मैं बस ये बोलूँगा फॉर्मूला पढ़ लो, बाकी ईजी है। लेस्पेयर का फॉर्मूला आना चाहिए, पास्चे का और फिशर का, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप बोलते हो मैं आपको बता भी देता हूँ, P1 P0 सबमिशन लगा लेना आगे, Q0 इंटू 100, ये आपका लेस्पेयर का हो गया। पास्चे में क्या हो जाएगा, P1 P0 Q1 इंटू 100, और जो फिशर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट लेस्पेयर इंटू पास्चे, ठीक है जी। फिर बेटा ये सब करने के बाद हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। एक बार मैं इसको रेज कर दूँ, ठीक है। और बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, शिवमजोर के नाम से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं और भी सैम्पल पेपर्स आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और बताऊँ, सच बताऊँ तो सैम्पल पेपर बनाना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनाने करने, तो अगर आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है यार, चैनल को प्यार दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है MR का, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आई होप आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। देन नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, और माइक्रो पे आ गए हैं, ठीक है। माइक्रो में अगला क्वेश्चन है एक्सेस सप्लाई पे, ठीक है, लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको जो लास्ट यूनिट है उससे क्वेश्चन है। देन प्राइस सीलिंग क्या होती है, ये भी लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, जो आपका लास्ट चैप्टर है माइक्रो का। फिर ट्रू और फॉल्स पे है, क्या टीपी डिक्रीज होता है जब एमपी पॉजिटिव होता है, नहीं भाई टीपी तो इंक्रीज होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। और एक चीज़ बताऊँ, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, तो अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको हर किसी में ना साथ में रीज़न भी देना है, ठीक है। देन एक ये भी लास्ट यूनिट पे क्वेश्चन है। देन AC बताओ किसके बराबर होता है, ये भी आई होगा को पता होगा, MCQ होता है। देन अपवर्ड मूवमेंट का कॉज क्या होता है सप्लाई में, वो। फिर आपकी जैसे स्टैट्स में आपको केस स्टडी आई थी ना,
तो सेम केस स्टडी यहाँ पर भी आ रही जैसे आपको स्टैट्स में आई थी, ठीक है, वैसे सेम आई है। ये आई है बेसिकली आपको प्राइस एंड डिमांड के रिलेशन पे। बताओ प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। अगर प्राइस एक्स का राइज होगा तो डिमांड वाई की राइज हो रही है, तो कौन सी चीज़ में होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री में होता है, पॉजिटिव रिलेशन। जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। देन कह रहे हैं डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स कब राइज होती है? इन्फीरियर गुड्स की डिमांड तब राइज होती है जब ना बंदे की इनकम कम हो जाए। देन डिटर्मिनेंट्स बताओ डिमांड ऑफ कमोडिटी के कौन से नहीं है, ठीक है, तो पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको कौन सा नहीं है। नेचर ऑफ कमोडिटी नहीं होता, ठीक है। फिर 3 फीचर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लास्ट चैप्टर के हैं, ये लास्ट यूनिट के हैं बेसिकली। देन ये आपका एक तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर रिलेशन पूछ रहे हैं एमसी और एसी का। बेटा कर्व्स ना हर एक पढ़ के जाना, एमसी एसी, एमसी एंड एवीसी, और एक रिलेशन एसी एवीसी एमसी एंड देन टीसी टीवीसी एंड टीएफसी। ये 4 अच्छे से रिलेशन पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद बोला बताओ कैसे इंक्रीज इन डिमांड से इक्विलिब्रियम प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको आता होगा ये कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देन माइक्रो मैक्रो का 4 मार्क्स क्वेश्चन बड़ा इजी है, इनके मीनिंग्स बताओ, 2 एग्जाम्पल्स बताओ, ठीक है। आपको मैक्रो नेक्स्ट ईयर पढ़नी है, बट आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। इस साल के जब माइक्रो शुरू करते हैं तो इस साल आपको यूनिट 1 में स्टार्टिंग में ही है, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना। देन पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने इकोनॉमिक्स के शेयर किए, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स आया काफ़ी, उसमें मैंने शेयर भी किया हुआ है क्वेश्चन, तो अच्छे से पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करके जाओ। सच बताऊँ सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने शेयर किए ना इंपॉर्टेंट में, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक है। और इसमें ना काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, मैं आपको बता दूँ कि जैसे लेट अस से एक सेकेंड रुकना, बताओ इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है, ठीक है। शेप पे क्वेश्चन बड़ी बार पूछते हैं आपसे, शेप क्या होती है। देन कभी कभी पूछते हैं बताओ ये जो उसकी शेप होती है होती क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, गिव द आंसर ऑफ वाई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो आपको आया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन बताओ क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताओ। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना पक्का आपको पेपर में आना है, ठीक है। एक तो आ सकता है स्केड्यूल एंड डायग्राम पूछ सकते हैं आपसे, सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कॉजेस, ठीक है। थर्ड आपसे पूछ सकते हैं इनका रिलेशन बताओ टीपी और एमपी का। तो ये सारा इसमें कवर हो जाएगा, ये मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आप सोच रहोगे सर आपने डिस्कस पूरा किया नहीं, आपने हमें थोड़ा बहुत बताया, पूरा डिस्कस क्यों नहीं किया। मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने चाहता वीडियो लंबी हो, मेरा मोटिव था आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करना, तो वो आपको पता चल गया किस हिसाब से पेपर आपको आना है। अब क्या करूँगा, मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इसके वीडियो सोल्यूशंस भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर मैं एम करूँ यहाँ पे 20 लाइक्स का, अगर 20 लाइक्स आते हैं ना तो मैं नेक्स्ट सैम्पल पे लेके आऊँगा अकाउंट्स का और इको का भी ले आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है, बट आपको क्या करना है, जो मेरा एम है 20 लाइक्स वो पूरा हो जाना चाहिए। बाकी आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो आई होप ये वीडियो से मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाया हूँ, कुछ यूजफुल वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा पाया हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो।